हेलो एवरीवन, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। इससे पहले मैंने एक टॉपिक छोड़ा हुआ है, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग। तो बहुत से लोगों ने डेमो क्लास ली होगी, उसमें मैंने वो कवर किया था, लेकिन मैं आपको वापस से वो टॉपिक पढ़ाऊंगी। कल की क्लास में हम उसे कवर करेंगे। पहले आज टॉपिक पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। कल हमने सारी बात की थी कि जो भी पॉइजन होगा वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, क्या उसका जो है कैसे वो बॉडी से एक्सक्रीट होगा, सारी बात की थी। लेकिन आज हम जो मेन पॉइंट है अपना वो है ट्रीटमेंट, जिसके लिए हम सारा डिटेल पढ़ रहे हैं। आखिरकार जाके अपन को करना क्या है, ट्रीटमेंट। तो आज हम उसकी बात करने वाले हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग। अब दोनों अलग हैं, आयुर्वेद अपना अलग ट्रीटमेंट बताता है, वो हम दूसरी क्लास में बात करेंगे। आज हम पहले मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो है पॉइजनिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये जो आज का आपका टॉपिक है, बहुत बार 10 नंबर के क्वेश्चन में एग्जाम में रिपीट हुआ है, बहुत बार। तो आप लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये टॉपिक आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे बड़ा क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूंगी कौन से क्वेश्चन हैं, लेकिन इसका मेन जो है वो तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप लोग सारे आज की क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नहीं अगर समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ पॉइजनिंग ट्रीटमेंट एज पर मॉडर्न। In modern science, the patient of acute poisoning have treated generally by using basic principle। जो भी हम यहाँ पर ये 6 पॉइंट लिखे गए हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप हर जो प्रोसेस है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट में पहला पॉइंट यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फिर थर्ड, ऐसे करके हमको 1 to 6 एक भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हमारा सीक्वेंस यही रहेगा ट्रीटमेंट का। क्या क्या है डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस आपको यही रखना है। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट जब भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको ये 6 जो प्रोसेस हैं, पहले तो आपको ये प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए कि हम इस प्रोसेस में कर क्या रहे हैं। और आपको ये टिप्स पे याद होना चाहिए। सीक्वेंस आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि हर जो प्रोसेस है वो पहले दूसरा स्टेप फॉलो करने के बाद हम आगे वाले स्टेप पे जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन थर्ड ईयर में आप लोग आ चुके हो, बहुत बार सुनोगे इस वर्ड को स्पेशली कोमार वृत्तिपीडिया के अंदर। और यहाँ भी रिसक्सिटेशन होता क्या है, रिसक्सिटेशन बोले, सपोर्टिव केयर बोले, इसके अंदर 4 प्रोसेस आते हैं मेनली। तो इसके अंदर 3 ही प्रोसेस आते हैं, वो है आपको याद रखना है ABC। ऐसे करके रिसक्सिटेशन को याद रखना है। अब ABC होता क्या है डिटेल में अभी पढ़ेंगे, पहला पॉइंट हमारा यही है, लेकिन मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमें रिसक्सिटेशन करवाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी पॉइजन, कोई भी पर्सन है, आपके पास पेशेंट आया है, आपके पास पेशेंट आया है, तो आपकी ड्यूटी है, अगर उसने पॉइजन ले रखा है तो उसका जो भी उसने पॉइजन इनटेक किया है, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि आप उसका रिसक्सिटेशन करवाओ। रिसक्सिटेशन में ABC 3 प्रोसेस आएंगे, एयर वे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये हमको चेक करना है। उसके बाद हमारा सेकंड जो स्टेप है वो रहेगा रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। यानी कि आपकी पहले ड्यूटी क्या है, जो पॉइजन उसने ले लिया वो तो ठीक है, लेकिन जितना एब्जॉर्ब हो चुका है उसका काम हम बाद में देखेंगे। पहले हमें ध्यान किस पे देना है, जो अभी स्टमक के अंदर पड़ा हुआ है, जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, पहले बॉडी से हमें उसको बाहर निकालना है, उसको एब्जॉर्ब होने से रोकना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो स्टमक के अंदर बिना एब्जॉर्ब हुआ या अनएब्जॉर्ब जो भी पॉइजन पड़ा है, पहले उसको बॉडी से बाहर निकालो, बाद में एब्जॉर्ब जो हो चुका है उसका ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा। थर्ड स्टेप है हमारा यूज ऑफ एंटीडोट। यूज ऑफ एंटीडोट क्यों, क्योंकि मान लो जितना भी उसने पॉइजन इनटेक किया उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गया, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ हम उसको सेकंड स्टेप में रिमूव कर चुके हैं। तो थर्ड स्टेप में हमको अब फोकस करना है जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसकी तरफ। ठीक है। या फिर जो बाहर पूरी तरीके से अनएब्जॉर्ब पॉइजन को जब हम बाहर निकाल रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाया है, वो स्टमक के अंदर पड़ा रह गया है,
तो उसके लिए हम एंटीडोट का यूज़ करेंगे। तो एंटीडोट क्या क्या काम करेगा, एंटीडोट क्या क्या काम करेगा, एक तो जो पॉइजन स्टमक के अंदर पड़ा है उसको एब्जॉर्ब होने से रोकेगा, पहला काम। दूसरा काम, अगर वो एब्जॉर्ब हो भी चुका है और उसका जो भी साइट ऑफ एक्शन है, वो जिस साइट पे भी जाके अपना पॉइजन काम करने वाला है वहाँ पर उन स्टेप को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, या फिर उससे भी आगे पॉइजन ने उस साइट पे काम कर भी दिया है, साइन सिम्टम पॉइजन जो है उत्पन्न करने लग गया है, तो एंटीडोट का क्या काम रहता है कि जो पॉइजन ने साइन सिम्टम उत्पन्न किए हैं उनके अपोजिट साइन सिम्टम उत्पन्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो उस पॉइजन की वजह से ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन आई, तो ये एंटीडोट क्या करेगा, ब्रेडिकार्डिया करेगा। यानी कि अगर पॉइजन हार्ट रेट को बढ़ा रहा है तो एंटीडोट क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि एंटीडोट जो है वो पॉइजन के अपोजिट काम करते हैं। इसकी भी हम डेफिनेशन डिटेल में देखेंगे, एंटीडोट क्या क्या होते हैं। फोर्थ पॉइंट है अपना मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पॉइजन। अब जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है, अब हमें उसको भी रिमूव करना है। पहला काम क्या किया हमने, रिसक्सिटेट कर दिया। दूसरा काम, जो अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको बाहर निकाल दिया। तीसरा, जो एब्जॉर्ब हो चुका है लेकिन हम उसके पहले हमें उसके काम करने को रोकना है जिससे वो ज़्यादा सीवियर साइन सिम्टम उत्पन्न ना करे। फिर जो अभी, लेकिन हमने उसके काम को ही रोका है, एंटीडोट में हम उसके काम को ही रोक रहे हैं, उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो फोर्थ प्रोसीजर में हमें क्या करना है, जो एब्जॉर्ब हो चुका है, जो ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, हमें उसको क्या करना है, रिमूव करना है, हमें उसको बॉडी से बाहर निकालना है। फिर उसके बाद बॉडी से बाहर भी निकाल दिया, सब कर दिया, लेकिन फिर भी क्या है, हमेशा जो है पॉइजन है पूरी तरीके से बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, या निकल भी जाता है तो उतनी सी देर में वो साइन सिम्टम उत्पन्न कर देता है। तो फिर हमें क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है और जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना है। ये 6 प्रोसीजर हमारे रहेंगे, ये 6 स्टेप रहेंगे किसके, पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के। आपको 1 बाई 1 एक एक करके याद रखना है, कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस यही रखना। सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारा रीसक्सिटेशन। अब रीसक्सिटेशन में मेन तो आते हैं 3 पॉइंट ABC, लेकिन 3 आप कहाँ पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे आप पीडिया के अंदर, लेकिन यहाँ 4 पॉइंट हम देखते हैं ABCD। आपको ABCD याद रखना है रीसक्सिटेशन के अंदर। हम रीसक्सिटेशन में इन 4 चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, इनके इफेक्ट को देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, A फॉर एयरवे पेटेंसी, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन और D फॉर डिप्रेशन ऑफ CNS। पहले तो आप इनको याद कीजिएगा। ठीक है, अब एयरवे का हमें क्या करना है, एयरवे यानी कि मान लो उसने जो पॉइजन लिया वो इनहेल करके लिया। ठीक है, तो सबसे पहले सिम्टम रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आना शुरू हो गए, या फिर उस पॉइजन की वजह से क्या हो गया, उसके थ्रोट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गए, या फिर उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो भी हो रहा है, हमें हमारी सबसे पहले ड्यूटी क्या है, हमें ये चेक करना है कि इस पर्सन का जो एयरवे है, माउथ है, नोज है, एयरवे के अंदर दोनों आएंगे, माउथ और नोज दोनों ही इसके क्लियर हैं या नहीं। अगर क्लियर नहीं है, उनके अंदर कोई कुछ चीज़ फंसी हुई है, चाहे वो वोमिटस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, तो हमें उसको उस साइड से रिमूव करना है। तो एयरवे में हम 2 तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब हमें पता कैसे लगेगा कि इसका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। कोई भी आपके पास पेशेंट आया, उसके रिलेटिव्स आपसे कह रहे हैं कि इसने ये वाला पॉइजन इसने ले लिया है, तो आपको उस पेशेंट को कौन से सिम्टम देख के आप पहचान पाओगे कि इसका एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। तो एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, डिस्निया क्या है, उसको पेनफुल ब्रीदिंग, जो सांस लेगा उसमें उसको क्या होगा, पेन होगा। डिस्निया की कंडीशन देखने को मिलेगी। साइनोसिस, साइनोसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पा रही है, हर टिश्यू के पास, हर ऑर्गन के पास ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो वो उसकी बॉडी कैसी पड़ने लगेगी, ब्लू होने लगेगी, साइनोसिस दिखने लगेगा, स्वेटिंग, पसीना आएगा उसको, और क्या होगा, टैकीपनिया, उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, बढ़ी हुई मिलेगी। तो इन 4 साइन से हमको पहचान जाना है कि इस पर्सन का एयरवे तो ऑब्स्ट्रक्ट
हो चुका है। अब केवल हम इन्हें देख के रह तो नहीं जाएंगे, हमें क्या करना है, इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट भी आपको साथ साथ याद रखना है। मैनेजमेंट में क्या करना है, चिन को लिफ्ट करके, चिन को ऊपर की तरफ उठा करके उसका माउथ ओपन करवाना है। उसको बोलना है कि टंग को पीछे कीजिए। तो चिन को लिफ्ट करके टंग को पीछे की ओर करके क्या करना है, एयरवे को क्लीन करना है, क्लियर करना है। वहाँ पर कुछ फंसा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, वोमिटस हो सकता है, ब्लड हो सकता है, फ्रॉथ हो सकते हैं। कई सारे पॉइजन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से फ्रॉथिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो मुंह में झाग वगैरह हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम एयरवे को क्लीन करें, क्लियर करें, जिससे प्रॉपर ऑक्सीजन लंग्स तक जा पाए। अगर ये उसके अंदर पड़े रहेंगे तो ये क्या है, ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसके अंदर क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहली ड्यूटी अपनी क्या है, एयरवे को क्लियर करना है। उसके लिए हमें ये साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे और हमें उसका ये मैनेजमेंट करना है। अब ये मैनेजमेंट, ये दोनों काम तो करना ही हमें, चिन को लिफ्ट करके टंग को पीछे करके और फिंगर से क्या कर देंगे, उसके एयरवे को क्लियर कर देंगे। इसमें दूसरा काम क्या करना है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में पेशेंट को सेमी प्रोन कंडीशन में लिटाना है। प्रोन कंडीशन उल्टा, पेट के बल जब लेटते हैं उसको प्रोन कंडीशन बोलते हैं। सेमी प्रोन आधी करवट लिए हुए, उसका जो एक जो पैर है वो फ्लैग्स होना चाहिए। आप अगर किसी को समझ नहीं आए तो गूगल पे इमेज देख लीजिएगा, सेमी प्रोन, आगे भी और भी पोजीशन आएंगी। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार इमेज देख लीजिएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो होता है वो सेमी प्रोन है क्या है। ठीक है, तो क्या करना है, पेशेंट को सेमी प्रोन कंडीशन में लेटाना है। ठीक है, ये तीनों काम करने हैं हमें किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। किसका मैनेजमेंट, एयरवे का। फिर हम उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या करना है, इफ एयरवे क्लियर। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट ए क्लियर हुआ, एयरवे क्लियर हो गया। अब हम दूसरा पॉइंट जाएंगे ब्रीदिंग की तरफ। ठीक है, इफ एयरवे इज क्लियर एंड टिल देयर इज नो डिस्निया। अब ये सारे साइन सिम्टम हमें नहीं मिल रहे, ब्रेडिपनिया नहीं मिल रहा, टैकीपनिया नहीं मिल रहा, यानी कि उसकी रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो चुकी है, उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं, तब तक हमें एयरवे क्लियर करना है। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। इफ एयरवे इज क्लियर एंड टिल देयर इज डिस्निया, ब्रेडिपनिया और टैकीपनिया। अगर हमने एयरवे क्लियर कर दिया फिर भी हमें ये साइन देखने को मिल रहे हैं, एयरवे क्लियर किया, अगर नहीं देखने को मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहे हैं, उसकी रेस्पिरेटरी रेट फिर भी बढ़ी हुई है या फिर भी कम हो रही है या उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमारा सेकंड काम क्या है, देन वी हैव टू चेक द SpO2। हमें ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर चेक करना है कि ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लेवल 90% से, SpO2 जो है वो 90% से कम मिलता है, तो हमें उसको मेंटेन करके कहाँ तक लेके आना है, 100% तक SpO2 वैल्यू को लेके आना है। अगर एयरवे हमने क्लियर कर दिया, ठीक है, फिर भी ये साइन सिम्टम हमें देखने को मिल रहा है, तो फिर हमें ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल चेक करने पर अगर 90% से कम मिलता है तो उसको मेंटेन करके 100 तक लेके आना है। अब वो 100 तक लाने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, CPR दे सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन टू मेंटेन 100% ऑक्सीजन लेवल, तो उसको ऑक्सीजन देना है, माउथ टू माउथ भी दे सकते हैं। मैनुअल वेंटिलेशन, अम्बुवैक, आप लोगों ने अगर आप लोग जानते हो अम्बुवैक के बारे में, जो मेनली जो बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है, अगर उनके वेंटिलेशन को, उनके ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करने के लिए एक पाउच होता है। इसको भी आप लोग गूगल पे एक बार इमेज देख लीजिएगा, अम्बुवैक कैसा दिखता है। एक पाउच होता है, पॉलीथीन जैसा पाउच होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और उसको बार बार हम प्रेस करके और ऑक्सीजन मास्क लगा के उसको क्या देते हैं, मैनुअल वेंटिलेशन देते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन देते हैं। तीसरा क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, कोई भी मशीन के थ्रू, हार्ट या लंग मशीन के थ्रू हम उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो इस तरीके से हमें उसकी ऑक्सीजन मेंटेन करनी है, उसका ऑक्सीजन लेवल है वो 100% तक लेके आना है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर होता है, वो है ब्रीदिंग। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है सर्कुलेशन। इफ देयर इज ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम है,
या हार्ट रेट ज़्यादा है, या तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, या टैकीकार्डिया की कंडीशन है, या हाइपोटेंशन है, या हाइपरटेंशन है। कुछ सारी जो कंडीशन है वो ख़राब है। हार्ट रेट कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बीपी लो भी नहीं होना चाहिए, बीपी हाई भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इनमें से कोई कंडीशन देखने को मिल रही है, या हमने उसकी ईसीजी करवाई और ईसीजी हमें एबनॉर्मल देखने को मिल रही है, तो फिर हमें क्या करना है, उसका सर्कुलेशन मेंटेन करना है। अब हम उसके सर्कुलेशन को कैसे मेंटेन करेंगे? जैसे मान लो पर्सन को हाइपोटेंशन है, उसका बीपी लो है, उसको डिहाइड्रेशन हो रखा है, तो हमें उसको हैंड टू हैंड क्या देना है? आईवी फ्लूइड। आपको ट्रीटमेंट साथ ही साथ याद करते जाना है कि हाइपोटेंशन में हम आईवी फ्लूइड दे रहे हैं। अगर जो पर्सन है वो हाइपोवॉल्मिक शॉक की कंडीशन में पहुंच चुका है, तो उसको हमें क्या है, अब कोई भी जिसने पॉइजन इनटेक कर रखा है, तो हमारी एक ड्यूटी क्या भी है, इस बात पे हमारी कल भी बात हुई थी कि पर्सन को सोने नहीं देना है। ठीक है, तो उसको क्या है, हाइपोवॉल्मिक जो शॉक अगर उसको आ गया है, तो आईवी फ्लूइड के साथ साथ हम उसे क्या देंगे, डोपामिन की ड्रिप भी देंगे। उस ड्रिप के साथ जो आईवी फ्लूइड है उसमें डोपामिन इंजेक्ट कर देंगे। और हाइपरटेंशन, अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो हम उसको कैप्सूल फॉर्म में क्या देंगे, नेफिडिपाइन। ये हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। आपको याद रखना है हाइपोटेंशन में क्या दे रहे हैं, शॉक की कंडीशन में क्या दे रहे हैं, और हाइपरटेंशन में क्या दे रहे हैं। साथ ही साथ याद करते चलिएगा, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हमारा होता है थर्ड पॉइंट, जिसमें हमने सर्कुलेशन को मेंटेन कर लिया। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, वो है डिप्रेशन ऑफ सीएनएस। अगर सीएनएस डिप्रेस हो चुका है, तो मान लो पेशेंट जो है वो फेंट हो चुका है, बेहोश हो गया है। पेशेंट हमको ये बताने में कैपेबल नहीं है कि उसने ये वाला पॉइजन लिया था, तो हम उस पॉइजन का एंटीडोट यूज कर सकें। मान लो पेशेंट नहीं बता पा रहा है, या फिर उसको खुद को ही नहीं पता है कि उसने क्या इंटेक किया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या देना है, यदि पॉइजन अननोन हो, कोई भी पॉइजन का हम पता नहीं लगा पा रहे, पेशेंट भी नहीं बता पा रहा है, तो हमें देना है कोमा कॉकटेल। कोमा कॉकटेल के अंदर 3 चीज़ आती हैं। ठीक है, कोमा कॉकटेल कैसे देना है, आईवी देना है। अब कोमा कॉकटेल के जो कंटेंट हैं, जो 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं, वो आपको याद रखनी है। क्या क्या? डेक्सट्रोज शुगर देना है उसको, ठीक है, थियामिन विटामिन देने हैं, और नेलोक्सोन, ये तीनों उसको देने हैं। एक ही ड्रिप में दे सकते हो, जैसे डेक्सट्रोज की जो भी ड्रिप है उसमें थियामिन भी दे दिया या नेलोक्सोन भी दे दिया। किसी भी तरीके से हमको ये तीनों उसकी बॉडी के अंदर पहुंचाने हैं। ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। तो अभी हमने पहला पॉइंट ही क्लियर किया है, वो है हमारा रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन के अंदर 4 चीज़ें आई थी, एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिप्रेशन ऑफ सीएनएस। तो जिसका हम साथ साथ सिम्टम भी पढ़े हैं और उसका मैनेजमेंट भी साथ साथ पढ़ा है। तो हमारा पहला पॉइंट होता है क्लियर। फिर उसके बाद है आता है हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। अब हमने ये सारा काम कर दिया, उसके सर्कुलेशन को मेंटेन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसका बीपी वीपी सब नॉर्मल हो गया, स्टेबल हो चुके हैं उसके वाइटल्स। तो अब हमें क्या करना है, जो भी अनएब्जॉर्ब है, जो भी स्टमक के अंदर पड़ा है, उसको पहले बाहर निकालो। ठीक है, द प्रोसीजर to removal of unabsorbed poison have major role to manage the patient of poison। जो क्योंकि अगर हम अनएब्जॉर्ब को बाहर निकाल देंगे, तो हमने आधा ट्रीटमेंट कर दिया। हम उस पेशेंट को बचाने में कैपेबल हो सकते हैं अगर हमने ये प्रोसीजर कर लिया। तो हो सकता है वो पेशेंट मरने वाला है, लेकिन हमने अनएब्जॉर्ब को बाहर निकाल दिया, तो उसकी डेथ होने से रुक जाएगी। The procedure of removal of unabsorbed poison varies system to system। हर सिस्टम का अपना अपना प्रोसीजर है। रेस्पिरेटरी के लिए अलग रहेगा, जैसे वो पॉइजन पे डिपेंड करता है, या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। आप जो पॉइजन है उस पर्सन ने किस फॉर्म में इंटेक किया है, किस रूट से इंटेक किया है, उस रूट के अकॉर्डिंग हम उसका क्राइटेरिया या उसका ट्रीटमेंट करेंगे,